हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग आपके नीट 2024 के क्वेश्चन पेपर का जूलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। विल सी कि एनटीए ने इस बार किस तरह के क्वेश्चंस पूछे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बार मैच द कॉलम क्वेश्चंस की भरमार थी और जूलॉजी सेक्शन में तो बच्चों हर दूसरा क्वेश्चन मैच द कॉलम टाइप था एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ यहाँ पर पूछे गए। ओके, तो किस अप्रोच से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, जो भी 2025 के एस्पिरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें पूरे वीडियो में कि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें किस तरह से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को पूरा रीड करना है, किसको ऑप्शन 1 मिलते ही आगे बढ़ जाना है। क्योंकि नीट में जिस तरह से कट ऑफ बढ़ रहा है उस तरह से नीट के एग्जाम में आपको बहुत ही स्पीड में क्वेश्चन पेपर करना होता है, बट स्पीड में गलतियां भी नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग कि आप कैसे स्पीड में एक्यूरेसी के साथ अपना क्वेश्चन पेपर अटेंड करें, विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए जूलॉजी में सबसे पहले सेक्शन ए के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था। द क्वेश्चन वाज फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अच्छा, वैसे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कंपैरेटिवली दो क्वेश्चंस आते हैं, बट इस बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों। ठीक है, थे सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। पैथोजेंस पे था, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में से क्वेश्चन था, एक इम्यूनिटी से क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, बट यस थोड़ा सा रेशियो जो है क्वेश्चंस का वो यहाँ पर ज्यादा था इस चैप्टर से। तो आपको सिंपली पैथोजेंस को मैच करना है। ठीक है, कॉमन कोल्ड आपको पता है किससे होता है, राइनो वायरस से। तो ए का थर्ड है, यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों, तो आपको सीधा थर्ड ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाना है। इस तरह के क्वेश्चंस में इट इज नॉट अट ऑल नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चंस को मैच करें। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आई एम टेलिंग यू कि भाई एनटीए ने हीमोजॉइन भी दिया था। तो यू नो हीमोजॉइन मलेरिया डिजीज में बनता है, प्लाज्मोडियम इसे प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में। विडाल टेस्ट यू नो टाइफाइड के लिए किया जाता है एंड एलर्जी कई सारे एलर्जन से होती है, पॉलन से होती है। यहाँ पर दिया था डस्ट माइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज पे क्वेश्चन है बच्चों, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर से ही। तो आपसे पूछा है कोकेन। कोकेन आपको इसमें कोकेन का आपको सोर्स बताना है या क्या। देखो ऑप्शंस दिए हैं, इफेक्टिव सेडेटिव्स, कैनाबिस सटाइवा, इरिथ्रोजाइलम। ये रहा कोकेन, यू नो इरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है। तो यहाँ पर ए को थर्ड से मैच करना है और अगेन ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन फोर्थ वुड बी योर चॉइस। ठीक है, अदरवाइज हम देखें तो वैसे आपको पता है हेरोइन और मॉर्फिन दोनों दे दिए हैं यहाँ पर, है ना। आपको ध्यान रखना है, मैं हमेशा पढ़ाते वक्त बताती हूँ कि जो हमारा मेन प्लांट है पेपरवर सोमनिफेरम, उससे पहले मॉर्फिन एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके लेटेक्स से। मॉर्फिन को मेडिकल में एज अ पेन किलर यूज़ किया जाता है। जो मेजर सर्जरीज होती हैं या कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें पेन को सबसाइड करने के लिए मॉर्फिन यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड एज इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी। सेडेटिव यानी जो पेशेंट को थोड़ा शांत करे, उसके पेन को कम करे, उसे सुला दे कुछ समय के लिए। ठीक है, एंड इसके डाईएसिटाइलेशन से जो हेरोइन बनता है वो एक ड्रग है। तो हेरोइन को आप यहाँ पर, अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, अगर मान लो किसी को ये नहीं पता तो आप सोच सकते हैं कि यार हेरोइन को इससे मैच करें या मॉर्फिन को करें। तो बट ऑब्वियस हेरोइन को तो सर्जरी में यूज करेंगे नहीं, हेरोइन तो एक ड्रग है। तो हेरोइन को मैच करोगे पेपेवर से और मॉर्फिन को मैच करोगे इफेक्टिव सेडेटिव से। ठीक है, मैरिजोना यू नो कैनाबिनॉइड्स है तो कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। ठीक है, ऑप्शन हमें पहले ही मिल गया था। नेक्स्ट अगेन मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका आया लोकोमोशन एंड मूवमेंट से बच्चों। यहाँ पर मैंने आपको कहा था, जो हमारी लास्ट में रिकैप सीरीज मैंने बताई थी आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स की, उसमें कहा था जॉइंट जरूर से पढ़ जाना। और देखो जॉइंट से क्वेश्चन था, जिन्होंने लास्ट में रिवीजन किया होगा फटाफट करके आए होंगे इस क्वेश्चन को। फाइब्रस जॉइंट यानी जो फाइबर्स की तरह रिजिड हैं, जिनमें मूवमेंट नहीं होता है, हमारे स्कल में स्यूचर्स है ना। तो फाइब्रस जॉइंट को हम मैच कर लें स्कल से, विच डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। ए का थर्ड ऑप्शन, ये भी सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है। तो चाहे से एनटीए ने इस बार भर के मैच द कॉलम क्वेश्चन दिया है, बट मुझे लगता है ये तो और भी अच्छी बात है। यहाँ तो आपको क्वेश्चन पे रुकना ही नहीं पड़ रहा, टाइम ही वेस्ट नहीं करना पड़ रहा, सीधा आपको एक ऑप्शन पता है, बाकी में दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, तो ए का थर्ड हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी जस्ट फॉर योर नॉलेज, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहाँ होते हैं, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट वो जॉइंट्स हैं जो लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं। 2 जगह आपको याद रखना है, एक तो हमारी बैकबोन में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, और प्यूबिक, 2 प्यूबिक बोन्स को जोड़ता हुआ पेल्विक गर्डल में जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो कार्टिलेजिनस होता है। तो यहाँ पर कार्टिलेजिनस को मैच कर लेते हैं हम एडजेसेंट वर्टिब्री, दैट इज लिमिटेड मूवमेंट। साइनोवियल जॉइंट में इन्होंने हिंज जॉइंट पूछा है, हम हमेशा पढ़ते हैं एल्बो और नी में होता है, दरवाजे के हिंज की तरह मूव करता है एक ही डायरेक्शन में, ये रहा। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको पता है 360 डिग्री वाला जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट को आप मैच करोगे ह्यूमरस से। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है
ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स पूछे गए आपसे, अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है नहीं, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको, आप कह सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा मिक्स क्वेश्चन था, बट आई विल पुट इट इन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये भी मैंने आपको लास्ट सीरीज में कहा था कि बच्चों लोकोमोशन एंड मूवमेंट से डिसऑर्डर्स सारे चैप्टर में नहीं कहा था, मैंने कहा था मसल्स वाले जरूर से पढ़ जाना। लास्ट कुछ ईयर से एनटीए हर साल क्वेश्चन पूछ रहा है, देख लो क्वेश्चन था आपसे पूछा गया इनमें से कौन कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो यू नो माइस्थीनिया ग्रेविस है, जिसमें स्केलेटल मसल्स में जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, उन पर अटैक कर देती हैं और देयर विल बी टेम्परेरी पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो आपको पता ही है, वैसे ये एग्जांपल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में दिया है, इसमें ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। गाउट, यहाँ पर गाउट यानी गठिया, ये यूरिक एसिड के डिपोजिशन से होता है, तो ये ऑटो इम्यून नहीं है। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी को कहाँ रखोगे बताओ? हम दो तरह की डिस्ट्रॉफी पढ़ते हैं, मैंने तुम्हें कहा था मिक्स मत करना, एक तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी है ना। मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी में ड्यूशेंस मस्क्यूलर होता है, दोनों ही जेनेटिक डिसऑर्डर है। मायो डोमिनेंट है जबकि मस्क्यूलर रेसेसिव है। ठीक है, तो ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, इसको हटा दे। ये जरूर इस बार बच्चों आउट ऑफ एनसीईआरटी एक टर्म दे दी यहाँ पर, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ठीक है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है बच्चों, हालांकि इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, बट अगर किसी बच्चे ने थोड़ा सा लॉजिक लगाया होगा ना तो आप इजीली इसको कोरिलेट कर पाए होंगे। आपको ये तो कंफर्म है, ये चारों तो आपने पढ़े हैं कि ए और बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो जरा देखना कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें ए एंड बी लिखा है ओनली? अगर ए एंड बी ओनली का एक ऑप्शन होता तो फिर आप कंफ्यूज होते, ए एंड बी ओनली का तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ए बी किसके साथ है? या तो ए बी डी के साथ है या तो ए बी ई के साथ है, डी तो हमें पता है नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, तो सेकंड इज द करेक्ट वन। इसका मतलब हमें ना पता होते हुए भी हम कह सकते हैं कि SLE ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ द चॉइसेस गिवन। तो ये चीज़ भी आपको जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं घर पे सीखनी है। अगर किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है तो एक बार ऑप्शंस ज़रूर देखो, क्या पता आपको ऑप्शंस के थ्रू ही हिंट मिल जाए। ठीक है, और प्लीज़ बच्चों ऐसी एक दो टर्म्स अगर कभी कभार पेपर में आ जाती है तो उसके लिए ये एक पर्सपेक्टिव ना बनाएं कि हमको तो एनसीईआरटी के बाहर बहुत कुछ पढ़ के जाना है, एनटीए तो पूछ लेता है। ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसमें भी उसने बहुत सिंपल ऑप्शन सेट किए हैं, तो उसके लिए आप अननेसेसरी आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना शुरू ना कर दें। पहले एनसीईआरटी पे कमांड करें, जब एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स पर आपको एकदम अच्छी वाली कमांड हो जाए, आप कहो कि मैम एनसीईआरटी से आप कुछ भी पूछ लो, हम एकदम सही करके आते हैं, तब मैं कहूँगी आप आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हो। ठीक है, बट ऐसा जनरली नहीं होता है, एनसीईआरटी पे कमांड करते करते ही नीट का एग्जाम आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? विच इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब? इनमें से कौन सा फेलोपियन ट्यूब का कॉम्पोनेंट नहीं है? अब इन्होंने सिर्फ फंडस लिखते तो भी शायद आप उलझ जाते, इन्होंने तो सीधा सीधा यूटराइन फंडस लिख दिया बच्चों। तो आपको पता है यूट्रस में जो उभरा हुआ पार्ट होता है दैट इज फंडस, तो इट इज नॉट द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बाकी सब फेलोपियन ट्यूब में नीचे इस तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनफंडिबुलम, फिर इस तरह से कर्व्ड पार्ट होता है एम्पुला, और ये जो लास्ट पार्ट है ये होता है इस्थमस। ठीक है, नेक्स्ट द फ्लिपर्स, ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन था। अच्छा हाँ, इस बार इवोल्यूशन से ज़ूलॉजी में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों। नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, बट इस बार 4 क्वेश्चन आए, जिनमें से 2 तो मैंने आपको लास्ट में ही रिवाइज कराए थे। एक तो मैंने आपको कहा था ह्यूमन इवोल्यूशन की हायरार्की पढ़ जाना, एक होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन्स का एग्जाम्पल देख जाना। तो देखो इसी पर क्वेश्चन था कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। आपको पता है पेंगुइन और डॉल्फिन दोनों में फ्लिपर्स हैं, फ्लिपर्स स्विमिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में फ्लिपर्स मतलब फंक्शन दोनों का सेम है। तो जिसमें फंक्शन सेम होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है, वो क्या होते हैं? वो होते हैं एनालॉगस ऑर्गन। देखें जरा एनालॉगस दिया है क्या? नहीं दिया। तो ए को हमने सी के साथ याद कर रखा है, AC, दैट इज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में दिया है, सब लोगों ने पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट फिर मैच द कॉलम आ गया। ये क्वेश्चन कहाँ से था बच्चों? ये क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी से लगभग 9-10 क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, बॉटनी जूलॉजी दोनों में मिलाकर। बॉटनी में भी क्वेश्चंस थे, जूलॉजी में भी क्वेश्चंस थे। ठीक है, प्लस मैंने आपको जब बॉटनी का पेपर डिस्कस किया तब ये भी बताया था कि इस बार टिश्यू कल्चर पे भी क्वेश्चन था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन पे भी क्वेश्चन था। ये चेक करने के लिए कि एनसीईआरटी में जो चेंजेस किए गए हैं उन पर आपने ध्यान दिया है या नहीं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन
आपने पढ़ रखा है, ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उसमें हम पढ़ते हैं एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में यूज होता है। मान लो नहीं भी पता किसी बच्चे को तो आई थिंक ये सबको पता है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी एडीए डेफिशिएंसी में यूज होती है ना। अगर इन दोनों में आप कंफ्यूज भी हो कि यार कौन किसके लिए था, कोई बात नहीं, आपका इसी से देखो शायद क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ए का थर्ड 2 ऑप्शंस में दिया है और डी का सेकंड एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। ये टफ क्वेश्चन तब माना जाता जब ये वाली चॉइस सेम होती, ए थर्ड और डी सेकंड, और इन दोनों में आपको सेलेक्ट करना होता कि विच वन इज करेक्ट, क्योंकि अक्सर इसमें हमें याद नहीं रहता कि क्राई फर्स्ट ए बी किसका है और क्राई फर्स्ट ए सी किसका है। बट नाउ यू नो, बी को आपको फोर्थ से मैच करना है, ए बी कॉर्न बोरर के लिए है जबकि ए सी कॉटन बॉलवर्म के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये देखो अगेन बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन था। मैंने कहा था PBR 322 का डायग्राम जरूर से पढ़ के जाना, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आया था जिसमें आपको सिंपली क्या बोला है, आपको बोला है रोल ऑफ एक्स एंड वाई जीन बताना है। तो इसमें हो सकता है कुछ बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो कंफ्यूज हुए हो कि यार ओराई कौन सा है, आरओपी कौन सा है, बट यू नो ओराई पर तो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट नहीं बना सकते ना। अगर ओराई कट हो गया तो कैसे काम चलेगा, तो एक्स यहाँ पर ओराई है जबकि वाई यहाँ पर आरओपी है, एक स्पेशल सीक्वेंस जो प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, गलत, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो यहाँ पर होता है AMPR और TATR पर, है ना। देन द जीन एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक DNA। यस, अगर किसी बच्चे को ये बात नहीं पता तो उससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ होगा कि ओराई जो है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो है ही, प्लस ये प्लाज्मिड के कॉपी नंबर के लिए भी कंट्रोलिंग फैक्टर है। हमने अच्छे से पढ़ रखा है बायोटेक में कि एक प्लाज्मिड एक बैक्टीरियल सेल में अपनी कितनी कॉपीज बनाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास कौन सा ओराई है, कौन सी सीक्वेंस है। तो ओराई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी नंबर, बिल्कुल ठीक है, एंड वाई फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, दैट इज ROP। दिस इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से था भाई, अच्छा देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। मैंने आपको कहा था पार्चुरेशन, लैक्टेशन, इनमें से कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो लैक्टेशन पे भी एक आता, सिर्फ कोलोस्ट्रम के बारे में पढ़ जाना। देखो उस पर क्वेश्चन आया है, क्या पूछा है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इस बार असर्शन रीजन टाइप कम थे क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप तो खूब थे, असर्शन रीजन कम थे, अच्छी बात है, बहुत परेशान करते हैं आपको, और जो थे भी वो भी बहुत आसान थे। देखो असर्शन में कहा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी, बिल्कुल ठीक। हमेशा ध्यान रखो स्टेटमेंट और असर्शन क्वेश्चन में फर्स्ट से एंड तक पूरा स्टेटमेंट पढ़ना है, लास्ट वर्ड भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। कोलोस्ट्रम दैट इज इनिशियल मिल्क कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज, वैसे हमें पता है IgA होता है, बट ठीक है NCERT में भी सेवरल लिखा हुआ है। absolutely essential to develop resistance for the newborn baby, बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर इसीलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि इनिशियल मिल्क में बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडीज होती हैं प्लस न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो क्या ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन 1 टिक कर दूं मैं। आसान क्वेश्चन था, AR टाइप क्वेश्चन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगेन बायोटेक से क्वेश्चन है, बहुत आसान चीज़ पूछी है, इसमें बहुत कुछ था पूछने के लिए, बट आपसे सिर्फ TI की फुल फॉर्म पूछी है। सबको पता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस जो बैक्टीरिया है वो डाइकॉट्स का पैथोजन है, और वो जब अपने TI प्लाज्मिड को इंसर्ट करता है तो उसमें tDNA पैथोजेनिक सीक्वेंस होती है। इसमें TI प्लाज्मिड किसको बताता है बच्चों, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, क्योंकि ये प्लांट्स में जाकर ट्यूमर इंड्यूस कर देता है। तो आपको दिया था ट्यूमर इनहिबिटिंग, ट्यूमर इंडिपेंडेंट, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा उलझाने जैसा था, सीधा सीधा आंसर है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से जब भी आप बायोटेक पढ़ते हो, नेक्स्ट ईयर के जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पूरा मैकेनिज्म पढ़ना, कुछ और भी पूछा जा सकता है कि कैसे हम इसको बायोटेक में यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको लेक्चर्स में पढ़ाती हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है एनिमल किंगडम पर। अच्छा मुझे याद है जब मैं लाइव ले रही थी एक बच्चा कह रहा था मैम एनिमल किंगडम से 11 क्वेश्चंस आए थे। नहीं बेटा 11 क्वेश्चंस नहीं, एनिमल किंगडम से 4 या 5 क्वेश्चंस ही पेपर में थे, जहाँ तक मुझे याद है 4 ही क्वेश्चंस थे। वही आई वॉज शॉक कि यार इतने छोटे से चैप्टर से 11 क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, ठीक है।
ओके तो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम से ज़्यादातर क्वेश्चन मैच द टाइप है और लगभग वो हैं एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें क्या करना है, जो सबसे आसान लगता है ना तुम्हें वो ढूंढना है। मान लो तुम्हें प्लूरोब्रैकिया नहीं याद आ रहा, रेडुला तो सबको याद है ना, रेड्यूला मॉलस्का में होता है, तो रेड्यूला को मॉलस्का से मैच करके देखो, एक ही ऑप्शन में बी का फर्स्ट दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, आगे बढ़ जाओ एकदम, बस उसको कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है दूसरे ऑप्शन से आपको। बट यस, इसके लिए आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई नो रेड्यूला मॉलस्का में ही होता है, तभी आपकी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है। बाकी स्टोमोकॉर्ड आपको पता ही है, जस्ट अब हम देखें तो सही क्या क्या पूछा है एनटीए ने, इसलिए हम बाकी ऑप्शन देख रहे हैं। तो स्टोमोकॉर्ड हेमिकॉर्डेटा में होता है क्या, जिसकी वजह से गलतफहमी थी कि हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेट्स हैं, बट अब इनको नॉन कॉर्डेट्स में रख दिया है। एयर ब्लैडर फिशेज में पढ़ते हैं क्या हम, एक ही तरह की फिशेज दी हैं। और प्लूरोब्रैकिया टीनो, जिसको टीनोप्लाना कहते हैं आप, इट बिलोंग्स टू टीनोफोरा, ठीक है, सी गूसबेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया, ये रहा इवोल्यूशन का क्वेश्चन। ये तो मुझे एक बच्चे ने कमेंट में बोला है कि मैम एकदम एग्जाम वाले दिन ही सुबह मैंने आपकी सीरीज देखी थी और उसमें आपने बताया था कि ह्यूमन इवोल्यूशन की हायरार्की को याद रखने के लिए हैंस याद रखना, और मैंने वही ट्रिक लगा दी, मेरा फटाफट हो गया ये क्वेश्चन, जबकि ये चैप्टर मेरा जनरली वीक है ना। देखो यहाँ पर आपसे पूछा कि सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, बस यहाँ ध्यान से पढ़ लेना, पास्ट टू रिसेंट पूछा है, तो पास्ट टू रिसेंट ही है ये, तो HENS, HEN और S तो हो गया। हैबिलिस के लिए A, देन इरेक्टस के लिए D, ये रहा ADCB, ठीक है, सिंपल। हैंस याद रखो आप भी हमेशा, हैंस से पहले वाला अगर पूछ लेते तो मैंने कहा था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और उससे पहले तो सबको ही पता है ड्रायो एंड रामापिथेकस थे, इनके नाम में तो कंफ्यूजन होता भी नहीं है, मेन कंफ्यूजन होता है हैबिलिस, इरेक्टस, निएंडरथल्स और हम यानी सेपियंस में, ठीक है। तो आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन था, और भी किसी बच्चे को मेरी ये ट्रिक काम की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ स्टेरॉइडल हार्मोन, इनमें से कौन स्टेरॉइडल नहीं है। जल्दीबाजी में कई बार ऐसा भी होता है बच्चों, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, हमारी नज़र स्टेरॉइड पे गई और हमने क्वेश्चन कर दिया, देखा ही नहीं कि उसने नॉट पूछा है, ठीक है। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स आपको पता है, एक तो सारे सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन ये हैं, और जो ये आपके एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन्स हैं, वो सब स्टेरॉइड हैं। तो कॉर्टिसोल स्टेरॉइड है, प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड है, टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉइड है, जो स्टेरॉइड नहीं है वो है ग्लूकागॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, मैंने आपको कहा था बच्चों कॉकरोच पूरा नहीं पढ़ सकते तो प्लीज एनल सरकाए पढ़ जाना। नॉर्मली एनल सरकाए मेल फीमेल दोनों में होता है, एनल स्टाइल मेल कॉकरोच में होता है। अब यहाँ पे हालांकि इनने आपसे ये पूछ लिया कि एनल सरकाए किस सेगमेंट पर होता है, तो ये हमेशा हम पढ़ते हैं जब भी कॉकरोच पढ़ते हैं कि एनल सरकाए दोनों ही कॉकरोच में डॉर्सली 10th सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है, सिंपल आंसर, ठीक है। तो उन्होंने कोई डिटेल में जाकर कॉकरोच से क्वेश्चन नहीं पूछा, बहुत ही सुपरफिशियल क्वेश्चन आपसे पूछा गया। एक क्वेश्चन और आया था कॉकरोच से, अभी हम देखेंगे। अच्छा, सरप्राइजिंगली फ्रॉग से कोई क्वेश्चन ही नहीं था बच्चों इस बार, है ना। एनटीए ने फ्रॉग ऐड किया, बच्चों ने इतनी मेहनत की, पढ़ा भी, और जो आपकी न्यू प्लांट फैमिलीज ऐड हुई है ना, उनसे भी कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आप देख लो कि सिलेबस में न्यू एडिशंस तो हुए, इनके लिए आपने इतना परेशान भी हुए, आपने वो डेंगू एंड चिकनगुनिया भी आप कह रहे थे मैम डिटेल में आएगा प्लीज़ पढ़ा दो, मैंने आपको कहा था कि बहुत कम चांसेस हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी चीज़ें पूछे जाने की, प्लीज़ फोकस ओनली ऑन द एनसीईआरटी। और देखो आप ना, फ्रॉक से क्वेश्चन आया, हालांकि फ्रॉक तो एनसीईआरटी में है तो हो सकता है अगली बार आ जाए, तो फ्रॉक तो आप पढ़ के जाना, है ना। बट न्यू प्लांट फैमिली से भी इस बार नहीं आया, अब हो सकता है एनएमसी उसको टॉपिक को ही हटा दे अपने सिलेबस से अगली बार, या उसको रखे, पर जब तक सिलेबस नहीं आता, जो कि बहुत एंड में आता है, तब तक हमें इस बार भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगेन देखो इवोल्यूशन से, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम पे तो आ ही जाता है बच्चों क्वेश्चन, यू नो, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता तो उसको हार्ड कहते हम, बट इन्होंने सिर्फ ये पूछा कि इनमें से कौन सा फैक्टर हार्डी वीनबर्ग को अफेक्ट नहीं करेगा। मैंने आपको 5 फैक्टर अच्छे से समझाए हुए हैं, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट, सॉरी, म्यूटेशंस, रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये पांचों इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो करता है, ड्रिफ्ट भी करती है, माइग्रेशन भी करता है। कांस्टेंट जीन पूल तो तब रहेगा ना जब इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तो कांस्टेंट जीन पूल विल नॉट अफेक्ट द जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट, फिर से देखो मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आ गया। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में आप लोगों से बच्चों, इसमें आपको अगेन कहाँ से आया है ये क्वेश्चन,
जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन कहाँ से था? ये क्वेश्चन था हार्मोन से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। फिर ये क्वेश्चन था आपका कॉकरोच से, है ना, कॉकरोच से क्वेश्चन आया, हम लिखते जा रहे हैं ना साथ साथ में, एक बार देख लेते हैं। इवोल्यूशन के बाद ये आया है न्यूरल से, देख लो। न्यूरल में मैंने आपको कहा था, एक तो वैसे ही चैप्टर कम कर दिया, दो बातें कही थी कि पढ़ जाना, एक तो तुम ब्रेन के फंक्शंस पढ़ जाना, एक ब्रेन स्टेम बताया था, दोनों पे क्वेश्चन आया है। ये वाला क्वेश्चन फंक्शंस पे है, आगे ब्रेन स्टेम पर है। तो देखो क्या पूछा है न्यूरल में आपसे, आपको मैच करना है फंक्शंस। अब जनरली मैंने देखा है बच्चों को ब्रेन के फंक्शंस याद नहीं रहते, बट मैच द कॉलम में सबसे अच्छी बात ये है, आप अपना फेवरेट ढूंढ लो। हाइपोथैलेमस जनरली सबको पता होता है, भूख प्यास को कंट्रोल करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के लिए तुम्हें कोई सही ऑप्शन मिल रहा है क्या? एडिशनल स्पेस नहीं, वैसे ये सेरिबेलम में होता है, सेरिब्रम में भी होता है, ठीक है। बॉडी पोस्चर के लिए, रेस्पिरेशन और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए मेड्यूला होता है, इनवॉलंटरी। डिफरेंट रीजन्स ऑफ ब्रेन को कंट्रोल करता है पॉन्स, रिले की तरह एक्ट करता है। और हाइपोथैलेमस जो है उसमें न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होती हैं। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ ब्रेन जो हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। तो बी का अगर तुम्हें पता है फोर्थ, तो बी का फोर्थ यहाँ दे रखा है, तो बाकी फंक्शन नहीं भी पता तो आराम से तुम अपनी चॉइस लगा के आ सकते हो, ठीक है। मतलब एक तरह से मैच द फॉलोइंग में तो लॉटरी लग गई होगी कुछ बच्चों की, है ना दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, अगर एक ऑप्शन भी पता है तो आंसर मिल रहा है। अभी तक तो ऐसा कोई क्वेश्चन मिला नहीं जिसमें हमको एक से ज़्यादा मैच करने पड़ रहे हो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर मैच द कॉलम आ गया। जेनेटिक्स से भी जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, लगभग 12 क्वेश्चंस पूछे गए। इवोल्यूशन को हटा के बता रही हूँ, सिर्फ जेनेटिक्स के 2 चैप्टर से, उसमें भी बॉटनी में भी क्वेश्चंस थे, जोलॉजी में भी क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसऑर्डर्स पे आता ही आता है क्वेश्चन, लास्ट में हमने रिवाइज भी किया था। तो देखो डाउन सिंड्रोम 21 क्रोमोसोम की ऑटोसोमी है, ए को 3rd से मैच करना है, ये लो। यहाँ भी एनटीए ने आपसे कोई मेहनत नहीं करवाई, ठीक है, सीधा सीधा आंसर मिल गया आपको। क्लाइनफेल्टर भी सबको पता है, XXY होता है, तो यहाँ पर X क्रोमोसोम से रिलेटेड है। बचा थैलेसीमिया, अल्फा बीटा नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए तो कैसे याद रखोगे। अल्फा में हम ऐसे सर्कल बना रहे हैं ना, 6 में भी आ रहा है क्या, तो ये 16th क्रोमोसोम पर होता है, और बीटा में हम ऐसे 1 बना रहे हैं क्या, तो ये 11th क्रोमोसोम पर होता है, ठीक है। तो ये आपको आराम से मैच हो सकता है। अल्फा को आपको मैच करना है 16 से, बीटा को 11 से। कभी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए उसके लिए ये ट्रिक है, बड़ा काम करेगी, ठीक है। मैं ट्रिक्स ज़्यादा नहीं बताती हूँ, बट जहाँ बहुत ज़रूरी है बस वहीं पर उसी वर्ड में से हम निकालते हैं ट्रिक को, जिससे आपको अननेसेसरी के निमोनिक्स याद ना करने पड़े, ठीक है। चलिए, हाँ अच्छा, ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ा, क्योंकि इसमें आपको पूरी की पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट करनी थी। दिस क्वेश्चन अगेन वाज फ्रॉम जेनेटिक्स। ट्रांसक्रिप्शन से एक क्वेश्चन पक्का है, एंड ये क्वेश्चन इस बार ट्रांसक्रिप्शन से ही था बच्चों। हालांकि आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लगाना था कि आपको यहाँ किस स्ट्रैंड की सीक्वेंस निकालनी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है विच इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो अगर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज लिखा होता तो आपको रेप्लिकेशन का स्ट्रैंड निकालना है, बट यहाँ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दिया है, तो आपको ट्रांसक्रिप्शन को फाइंड आउट करना है। ट्रांसक्रिप्ट क्या बनेगा, है ना, सबको पता है ट्रांसक्रिप्ट में एमआरएनए बनता है, 5 to 3 सीक्वेंस में बनता है, उसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 पोलैरिटी रखता है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है, एंड यू नो टेम्पलेट स्ट्रैंड का आरएनए जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो आप सिंपली यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस निकालेंगे। ये भी ध्यान रखेंगे कि 3 to 5 से 5 to 3 पोलैरिटी में बनता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन में 5 to 3 था, तो आप किसी भी ऑप्शन को डायरेक्टली एक्सक्लूड नहीं कर सकते। यू हैव टू फाइंड आउट द सीक्वेंस। टी के सामने क्या आएगा, ए यू जी, ए के सामने अगेन यू, देन टी के सामने ए सी। अगर मान लो हम यहाँ तक रुक भी जाते हैं ना एक बार को, तो देखो ए यू जी यू ए सी, ए यू जी तीनों में है, इसको हटा दो, यू ए सी 2 में है तो इसको हटा दो, है ना। तो 2 में से आपको एक निकालना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो इसमें सारे सेम है। देखो सी जी यू, यू यू ए, यू ए जी। तो इसका मतलब इनको करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो नेक्स्ट आपको अलग मिला वो ये मिला, जी यू ए एंड जी जी ए। तो जी यू ए या जी जी ए जो है ये आपको, लास्ट वाला तो अगेन सेम है, देखो ए जी यू है, यहाँ पर भी ए जी यू है, तो लास्ट वाला टी सी ए तो हटा दूँ, सी ए टी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लो। तो सी ए टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सी के सामने क्या आएगा जी, ए के सामने यू और टी के सामने ए, तो जी यू ए ये रहा। इसका मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। कैसे भी जैसे आप इन क्वेश्चंस में कंफर्टेबल हैं
पूरा लिखकर स्टैंड निकालना है तो निकाल लो, बट जनरली क्या होता है पूरा लिखने में कभी कभार एक दो आगे पीछे हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप 3-3 के ग्रुप में डिवाइड कर लें इनको और फिर इनके कॉम्प्लीमेंट्री देखते जाएं, तो उससे गलती होने के चांस थोड़े से कम हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपको स्टेटमेंट टाइप, अच्छा असर्शन रीजन क्वेश्चन आया है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, बट अगेन क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। देखो यहाँ पर क्या दिया है, असर्शन कह रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स, बिल्कुल ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम ही कह रहा है उसका, इन फीमेल्स एंड लीडिग सेल्स इन मेल। क्या तुम्हें याद है कि मेल्स में लीडिग सेल पर L फॉर लीडिग, L फॉर LH एक्ट करता है, जिसका दूसरा नाम है ICSH, ना कि FSH करता है। FSH मेल्स में कौन सी सेल्स पर एक्ट करता है, सर्टोरी सेल्स पर। ठीक है, तो ये गलत ऑप्शन हुआ, मतलब गलत स्टेटमेंट हुआ। देन रीजन कह रहा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, जो ग्रोइंग फॉलिकल्स होती हैं दे सिक्रीट एस्ट्रोजन इन फीमेल, एक वर्ड पे ध्यान देके पढ़ना है आपको, वाइल इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल ठीक है क्या, इंटरस्टिशियल सेल्स का मतलब लीडिग सेल, मेल्स में लीडिग सेल कौन सा हार्मोन बनाती हैं, एंड्रोजन बनाती हैं। तो रीजन जो एज अ स्टेटमेंट सही है, तो असर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये रहा ऑप्शन 4 है ना। जब असर्शन रीजन में एक गलत हो एक सही हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। हाँ, अगर दोनों सही हो और ये फाइंड आउट करना हो कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं तो वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, बट इस तरह के क्वेश्चन में इट बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी आपके 3-4 क्वेश्चन थे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से भी 2-3 क्वेश्चन थे, वही जो वेटेज रहता है वही आया है। विच इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है बच्चों, व्हाट हैपन, इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है पूछा है आपसे। जल्दीबाजी में नेचुरल देखकर कोई एक टिक मत कर देना, इस तरह के केस में सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो कॉइटस इंटरप्टस तो नेचुरल है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस रिदम मेथड जिसमें ओव्यूलेशन टाइम के आसपास, जिसको आप फर्टाइल पीरियड कहते हैं, कॉपुलेशन अवॉइड करना है। लैक्टेशनल एमेनोरिया भी नेचुरल है, कोई डिवाइस यूज नहीं हो रही है। वॉल्ट एक बैरियर डिवाइस है, आर्टिफिशियल डिवाइस है, तो इट इज नॉट अ नेचुरल मेथड। ठीक है, IUD से क्वेश्चन पक्के से आता है। इस बार 2 क्वेश्चन थे, एक ये रहा और एक अभी आगे आएगा, IUDs पर क्वेश्चन आया था, वो तो हमने लास्ट में रिवाइज भी किया था, है ना। ये लो आ गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ से IUDs के एग्जाम्पल्स पे मैंने आपको लास्ट सीरीज में कहा था प्लीज पढ़ के जाना ही जाना, और देखो क्वेश्चन वाज देयर। नॉन मेडिकेटेड IUD लिपिस लूप सबको पता है, A का थर्ड है, A का थर्ड 2 ऑप्शन में दिया है, चलो थोड़ा तो परेशान किया NTA ने। कॉपर रिलीजिंग IUD में कॉपर 7 और कॉपर T तो याद रहता है, बट जनरली आप कंफ्यूज होते हो कि यार मल्टी लोड किस में था, कॉपर में था या हार्मोन में था। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कॉपर 7 में भी 7 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉपर रिलीजिंग का ये है, हालांकि B का फर्स्ट 2 ऑप्शंस में दिया है। तो फिर हम हार्मोन रिलीजिंग पर जाते हैं, या कोई इंटेलिजेंट मतलब जो थोड़ा लॉजिक लगाएगा ना वो देखेगा यार ये तो सेम है, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो एक ही है, तो वो बाकी करने के बजाय सीधा C को मैच करेगा। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग में अब बताओ तुम क्या करोगे, गलती कर सकते हो तुम, प्रोजेस्ट्रोजन और LNG20। प्रोजेस्ट्रोजन यानी प्रोजेस्ट्रॉन्स भी होते हैं हार्मोन रिलीजिंग में, और LNG20 एक हार्मोन रिलीजिंग IUD का नाम है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल। ठीक है, तो उस केस में तुम इम्प्लांट्स देख लो, इम्प्लांट्स में तो LNG20 को रखोगे नहीं क्योंकि ये तो एक IUD है, तो बट ऑब्वियस इसको इससे मैच करना है, एंड इम्प्लांट्स में भी तो प्रोजेस्ट्रॉन होता है, तो इम्प्लांट्स को सेकंड से मैच कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर C का फोर्थ ये रहा। ठीक है, वैसे ये 2 ऑप्शन में, बट हमने ये मैच कर रखा है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगा, बट ठीक है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। ओके, नेक्स्ट एनिमल किंगडम में मैंने तुम्हें लास्ट सीरीज में कहा था क्या, बाकी कुछ याद रखो नहीं रखो, ये जरूर याद रखना कि एस्केहेलमिन्थीज स्यूडोसिलोमेट है, एस्कैरिस के पास स्यूडोसिलोम होती है, तो उससे पहले वाले एसिलोमेट, उसके आगे वाले ट्रूसिलोमेट। तो वही क्वेश्चन आया, देखो एनालिड्स को ट्रूसिलोमेट में रखोगे क्या, बिल्कुल, कई बार आप लोग एनालिड्स और एस्केहेलमिन्थीज को मिक्स कर देते हो, हैं भी दोनों पास, तो हमेशा एनेलिडा, एन्यूलस मतलब रिंग्स होती हैं अर्थवॉर्म पे, तो ये एस्केहेलमिन्थीज नहीं है। एस्केहेलमिन्थीज एस्कैरिस जो कि धागे की तरह होता है, राउंड वॉर्म। ठीक है, और राउंड वॉर्म जो है वो स्यूडोसिलोमेट है, उसके बाद वाले सब ट्रूसिलोमेट हैं, तो ये सही है। देन नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बच्चों पॉरीफेरन स्यूडोसिलोमेट है, गलत, बिल्कुल ही गलत।
एस्के हेलमिंथीज एसिलोमेट हैं, अगेन गलत। प्लेटी हेलमिंथीज स्यूडोसिलोमेट हैं, प्लेटी हेलमिंथीज स्यूडोसिलोमेट हैं क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो बस अगर किसी को इतनी सी बात याद है कि एस्के हेलमिंथीज स्यूडोसिलोमेट हैं, उनसे पहले वाले एसिलोमेट, उनके बाद वाले ट्रूसिलोमेट, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है ना। करेक्ट इसमें से कौन सी चॉइस है? तो भाई एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, दैट इज ए ओनली, तो सेकेंड आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स, है ना। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में यस देखो इसमें भी हुआ ये चेंज, है ना। न्यू एनसीईआरटी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स में से टिश्यूज वाला पार्ट पूरा डिलीटेड है, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ठीक है, हालांकि ये चारों ह्यूमन फिजियो में कवर हो जाते हैं, बट फिर भी क्योंकि एनटीए ने अपने सिलेबस में लिखा था कि एनिमल टिश्यूज भी आपको पढ़ के आने हैं, तो हमने पढ़े भी थे और देखो उनसे क्वेश्चन आए भी हैं, है ना। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि जो न्यू एनसीईआरटी से अब बच्चे पढ़ेंगे उन्हें एडिशनली वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो न्यू एनसीईआरटी में से डिलीट हो गए हैं बट आपके बेसिक्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें आप ओल्ड एनसीईआरटी से जरूर पढ़ें। ठीक है, पूरी ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो नहीं करनी, सिर्फ 4 से 5 टॉपिक कुल ऐसे हैं जो आपको, जैसे प्लांट टिश्यूज हो गया, एनिमल टिश्यूज हो गया, है ना, एक कॉकरोच हो गया जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये 3-4 चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों डायग्राम। आई थिंक सब लोगों को पता है, ये स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्पिंडल मसल्स हैं और ये कार्डियक मसल्स हैं। तो पहले तो मैच कर लो, स्केलेटल स्पिंडल मतलब स्मूथ, है ना, स्केलेटल स्मूथ और कार्डियक ये रहा, और किसी में है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है। और कंफर्म कर लो, ये जो लिम्स की मसल्स होती हैं स्केलेटल हैं, स्टमक वॉल जो हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनमें स्मूथ मसल्स होती है और हार्ट में कार्डियक होती है, ऑप्शन 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो बॉडी फ्लूइड्स, है ना, सबसे मस्त चैप्टर जो बच्चों को लगता है, बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वहाँ से भी मैंने तुम्हें कहा था लास्ट सीरीज में कि बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, लास्ट टाइम पे ऐसा करना तुम 2 चीज़ें रिवाइज कर जाना, एक तो नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट पढ़ लेना और एक ईसीजी पढ़ लेना, और देखो उन्हीं दोनों से क्वेश्चन आया। आई डोंट नो कि ये मतलब ये है ना एक ऐसे मतलब बच्चों कोइंसिडेंस नहीं होता, ये ना हम लोग पूरा स्टडी करते हैं कि लास्ट कुछ ईयर्स में किन किन टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करता है उन्हें ये आप यूँ कह दीजिए, उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको वो चीज़ें ज़्यादा पूछनी है जो लास्ट ईयर्स में पूछी गई है, उन्हीं के बेसिस पर हम तुम्हें लास्ट में क्विक रिवीजन करवाते हैं। बट प्लीज़ जो नए बच्चे हैं जो अब नए सिरे से अपनी 2025 की तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ लें और काम हो जाएगा, वी नेवर नो क्या पूछ लें एनसीईआरटी से, पर लास्ट में जब हम क्विक रिवीजन करते हैं तब हम उन सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ें तो नीट में वो मैजिक कर जाती हैं। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पर हुआ, आपको नोडल टिश्यू की सीक्वेंस पूछी गई, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ पाथवे फॉर कंडक्शन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। सबको सीक्वेंस पता होगी आई थिंक। सबसे पहले ऐसे नोड से एवी नोड से एवी बंडल्स, देन उनकी ब्रांचेस और लास्ट में परकिंजे फाइबर्स। तो ई और सी कहाँ है, ये रहा ECADB। इस तरह के क्वेश्चन में एक बार पूरा कंफर्म करके ही टिक करो, कई बार हम मैच करने में गड़बड़ कर देते हैं वरना। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स के नाम दे रखे हैं बच्चों। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछ लिया। नहीं भाई, ये डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं माना जाएगा, ये बायोमॉलिक्यूल्स का क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि बायोमॉलिक्यूल्स में तुम ये तो पढ़ते हो ना, बॉन्ड्स पढ़ते हो क्या, कि जब प्रोटीन्स आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं अमीनो एसिड्स में, जब लिपिड्स में फैटी एसिड वगैरह जुड़ता है एक ग्लिसरॉल तो एस्टर बॉन्ड बनता है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहाँ पढ़ते हो तुम, कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हो, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स कहाँ पढ़ते हो, न्यूक्लिक एसिड में पढ़ते हो। तो जब हम इन चारों को एज अ पॉलीमर पढ़ते हैं तो हमें बॉन्ड पता है। सेल चैप्टर में हम इनके एंजाइम पढ़ते हैं कि लाइसोसोम में हर तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, लिपिड्स के लिए लाइपेज होता है, तो बट ऑब्वियस लाइपेज किसको तोड़ेगा, एस्टर बॉन्ड को, न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा, न्यूक्लिक एसिड्स को, प्रोटीएज किसको तोड़ेगा, प्रोटीन्स को, और एमाइलेज किसको तोड़ेगा, एमाइलेज स्टार्च के लिए है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको तोड़ेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट ऑब्वियस डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि ये एंजाइम्स बिल्कुल क्लियरली दिए हुए हैं तो थोड़ा और जल्दी हो जाता है अगर उसकी नॉलेज हो तो, बट इसका मतलब ये नहीं आप डाइजेस्टिव सिस्टम उठा के पढ़ो, वो डिलीटेड है, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, ए को सेकेंड से मैच करना है और अगेन एक ही ऑप्शन है तो ये, और कुछ भी नहीं पता था तुम्हें तो ये तो सबको पता है ना, न्यूक्लियेज कि न्यूक्लियस जो है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को तोड़ेगा, तो B का 4th भी एक ही ऑप्शन में दिया है देखो। ठीक है, क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेल बायो से क्वेश्चन था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आपको सिंपली बोला है एक्सोनीम कहाँ पढ़ते हो आप, सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में, कि मेम्ब्रेन के अलावा जो पूरा कोर होता है उसका, तो एक्सोनीम को सीलिया फ्लैजिला से मैच कर दूं। ए का सेकंड दो ऑप्शन में है, ठीक है भाई। कार्टव्हील, कार्टव्हील हमने अच्छे से पढ़ा था, क्या बैलगाड़ी के पहिए जैसा स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल का ऐसे सुंदर सा डायग्राम भी बनाया था, इनको आपस में ऐसे कनेक्ट करते जाएंगे हम तो बैलगाड़ी का पहिया बन जाता है ना, तो कार्टव्हील। तो बी को फर्स्ट से मैच करना है, एक ये रहा ऑप्शन, ये मिल गया हमें। और भी कुछ नहीं पता, मान लो तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता, ठीक है, तो तुम्हें ये तो पता है ना, ये तो मैंने कहा भी था तुम्हें कि क्रिस्टा माइटोकॉन्ड्रिया हर साल पूछ रहा है एनटीए, देखो फिर पूछ लिया। सी का फोर्थ लकीली एक ही ऑप्शन में है, तो कुछ नहीं भी आता तो फोर्थ ऑप्शन से बात बन जाएगी, ठीक है। मतलब मैच द फॉलोइंग ना उन बच्चों के लिए जादू कर गए जो बच्चे बहुत कम कम चीज़ें ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, है ना। हालांकि मतलब अगर एक बहुत अच्छा लॉजिकल और अच्छा इंटेलेक्ट पेपर सेट करना है तो उसमें मैच द कॉलम थोड़े कम होने चाहिए आई थिंक। बाकी मैच द कॉलम लॉटरी टाइप क्वेश्चन हो गए बच्चों इस बार तो आपके लिए, है ना। और सैटेलाइट यू नो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स पर सीक्वेंस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल डिवीजन से पक्के से पूछा जाता है। मियोसिस फर्स्ट की फेजेस पे क्वेश्चन हमने रिवाइज भी किया था लास्ट सीरीज में, कौन किसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो आपको पता है इनमें से सबसे आसान क्या लगता है आपको, जाइगोटीन सबको याद है, या चलो पैकाइटिन सबको याद है क्या। पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होती है, दिया है क्या क्रॉसिंग ओवर, ये रहा रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल। बी का फोर्थ अगेन एक ही ऑप्शन में है, लो ये रहा आंसर, ठीक है। बाकी रिवीजन के लिए देखना चाहते हो तो डायाकाइनेसिस सबसे लास्ट स्टेज होती है जिसमें कि टर्मिनलाइजेशन होता है। जाइगोटीन, जाइगो मतलब जाइगोट, पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। और लेप्टोटीन में क्रोमोसोम लेप्टो यानी थ्रेड धागे की तरह दिखाई देने लगते हैं, लुक्स लाइक थिन थ्रेड, ठीक है। बिल्कुल टर्म से ही मैं आपको पूरी बायो पढ़ाती हूँ, हमेशा टर्म से ही याद कराती हूँ। अगर किसी बच्चे ने मुझसे पढ़ रखा है तो उसको टर्म से ही मीनिंग देखना अपने आप आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फेवरेबल, अरे वाह, ये भी हमने लास्ट सीरीज में रिवाइज किया था। ब्रीदिंग से मैंने आपको कहा था कि दो चीज़ें तो याद से पढ़ के जाना ही जाना, एक तो आप जो आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ है वो पढ़ जाना, और एक ये फैक्टर्स भी मैंने आपको बताए थे कि कैसे डिसाइड करोगे कि फेवरेबल फैक्टर क्या है और अनफेवरेबल क्या है। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम एल्वियोलाई की बात करें, लंग्स की, तो लंग्स रूम के विंडो की तरह होते हैं जिनमें हमेशा फ्रेश एयर आती जाती रहती है। तो O2 हमेशा हाई रहती है ना, CO2 हमेशा लो रहती है। कूलिंग सिस्टम रहता है तो टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, कूलिंग रहता है ना तो टेम्परेचर हाई नहीं है। और मेटाबॉलिज्म भी कम है तो हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, ठीक है। यही आपसे पूछ लिया बच्चों कि इनमें से कौन सी कंडीशंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करवाएंगी। आपको ये नहीं भी समझ आ रहा तो आपको सीधा एल्वियोलाई में प्रेजेंट फैक्टर्स याद होने चाहिए लॉजिकली। एंड देख लो हाई PO2 कहाँ है, हाई PO2 दो ऑप्शंस में है, लो PCO2 भी है, सब में ही है तो सारे देखने पड़ेंगे। ये कह रहा है हाई PO2 के साथ हाई CO2, तो ये तो गलत है। लंग्स में हाई CO2 का क्या काम भाई, हाई PO2 के साथ लेस हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल ठीक, सेकेंड ऑप्शन ही हमें मिल गया। ये गलत है क्योंकि इसमें हाई हाइड्रोजन है और हाई टेम्परेचर तो वैसे भी गलत है, क्लियर। तो ये लॉजिकली अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उसका क्वेश्चन एकदम सही हुआ होगा, +4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल किंगडम, अगेन एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन था, मैच द कॉलम क्वेश्चन था बच्चों। मान लो तुम्हें नहीं याद आ रहा टेरोफिलम एकदम से क्या है, नहीं आता यार, वैसे तो एंजल फिश होती है बट नहीं आ रहा, तो तुम अपना फेवरेट एग्जाम्पल ढूंढ लो। कोई है क्या इसमें फेवरेट एग्जाम्पल, ये बहुत पढ़ते हैं क्या, माई हैगफिश, मिक्सीन को हैगफिश कहते हैं, माई हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा में आती है। तो बी का फर्स्ट अब दो ऑप्शन में दिया है भाई, एक ऑप्शन और देखना पड़ेगा। प्रिस्टिस याद है किसी को, सॉफिश, सी का सेकंड, लो ये रहा तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकी टेरोफिलम एंजल फिश है तो ए को थर्ड से मैच कर दो। और एक्सोसीटस, इफ यू रिमेंबर, उड़ने वाली मछली, फ्लाइंग फिश का नाम था एक्सोसीटस, ठीक है, ओके। मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम्पल्स नहीं थे, थोड़े अलग हटके एग्जाम्पल पूछे, बट अच्छी बात है कहीं तो कुछ पूछे ऐसा जिससे कट ऑफ थोड़ी बैलेंस हो, ठीक है, ओके। देन वरना फिर तुम कहोगे मैम अब तो 6:30 पे भी हमें मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। बेचारे पिछली बार 7-10 जिन बच्चों के थे उनमें से कुछ को एम्स दिल्ली मिल गया, कुछ को नहीं मिला। तो भाई मैं कहती हूँ हमेशा क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस तो इस लेवल के होने ही होने चाहिए जो रैंक डिसाइडिंग फैक्टर्स हों, जो वही बच्चे कर पाएँ जो एक्चुअली में पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, है ना। ये तो तुम एग्री करते हो या नहीं, नहीं मैम हमें तो ईजी चाहिए सब, ठीक है भाई।
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से फिर से एक क्वेश्चन है ना, इसमें भी आपको वही मैच करना है पैथोजेंस को, सीधा पैथोजन का नाम नहीं है, उसकी कैटेगरी है, तो और भी आसान है। टाइफाइड यू नो बैक्टीरियल डिजीज है, साल्मोनेला टाइफी से होती है। ए का फोर्थ देखो, फिर एनटीए ने एक ही ऑप्शन में दिया है, तो भैया फिर से सेकंड आंसर हो गया, ठीक है। बाकी यू नो लीशमैनियासिस प्रोटोजोवन डिजीज है, ठीक है, हालांकि ये सीधा आप ये नहीं कहेंगे कि मैम ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहाँ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स में ट्रिपैनोसोमा के साथ लीशमैनिया का नाम भी ज़रूर पढ़ते हैं। हम एग्री करती हूँ कि लीशमैनिया एनसीईआरटी में डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा हुआ, बट हर जगह ट्रिपैनोसोमा के साथ लीशमैनिया को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ओके। रिंग वॉर्म यू ऑल नो फंगल डिजीज है, फिलारियासिस हाथी पांव एलिफेंटियासिस निमेटोड से होता है, दैट इज व्यूचेरेरिया मेलेई, व्यूचेरेरिया ब्रैंकोफ्टाई। व्यूचेरेरिया का कॉमन नेम है फिलेरियल वॉर्म, ठीक है, आंसर मिल गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आया है, बायोटेक से। चलो बायोटेक से, बायो रिएक्टर्स पे जनरली क्वेश्चन कम पूछते हैं, इस बार पूछा है, अच्छी बात है। क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है बच्चों, इनकरेक्ट, ठीक है, गलती से करेक्ट मत कर देना, इनकरेक्ट। अ बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशंस फॉर अचीविंग द डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। बायोरिएक्टर बड़ा सा एक वेसल होता है जिसमें हम लार्ज स्केल कल्चर करते हैं, ठीक है भाई। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर इज ऑफ स्टिरिंग टाइप, बिल्कुल ठीक, स्टिरिंग टाइप होते हैं दोनों, एक सिंपल एक स्पार्ज्ड। बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर्स, जल्दीबाजी में स्मॉल पढ़ना भूल गए तो तुम टिक कराओगे, जबकि ये गलत स्टेटमेंट है ना। बायोरिएक्टर में एगिटेटर सिस्टम होता है, रॉड होती है, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम भी होता है, तो इनकरेक्ट मिल गया हमें ऑप्शन 3, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपको कहाँ से दिया है क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी से। एक्सक्रीटरी में मैंने तुम्हें एक ट्रिक याद कराई थी क्या, हाँ उसी पर बेस्ड है, देखो मज़ा आ गया होगा अगर वो देख कर गए होंगे, तुम बताना मुझे कि यूज़ की क्या तुमने। मैंने कहा था कि बच्चों ये क्वेश्चन मुझे बहुत दिख रहा है कि लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है और असेंडिंग किसके लिए परमिएबल है। तो आई टोल्ड यू कि झरना नीचे की तरफ बहता है, जस्ट ये याद रखना, यानी ये जो नीचे आ रहा है ये वाटर के लिए परमिएबल है, झरने में पानी तो होता है, वाटर के लिए परमिएबल है ना, तो बट ऑब्वियस दूसरा वाला NaCl के लिए है। और देखो इसी पर क्वेश्चन आ गया, इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब, ये रहा डिसेंडिंग लिम्ब, झरना नीचे बहता है, इज इम्परमिएबल टू वाटर, इसने कहा है ये वाटर के लिए इम्परमिएबल है, जबकि ये वाटर के लिए परमिएबल है, तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ। ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को कि कौन परमिएबल है कौन नहीं, तो बहुत सिंपल आसान सी ट्रिक है, हमेशा यूज कर सकते हो तुम, झरना नीचे बहता है, डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल फॉर वाटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द पीसीटी है ना, ये जो यहाँ पर होती है पीसीटी जिसमें मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है, पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कॉल्यूमनर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। मुझे जहाँ तक लगता है एक नज़र में इसको आपने सही किया होगा, क्योंकि ब्रश बॉर्डर दिख गया ना, मज़ा आ गया, ब्रश बॉर्डर तो हम पढ़ते ही हैं, बट क्या तुमने कॉल्यूमनर पे ध्यान दिया, क्या पीसीटी में कॉल्यूमनर एपिथेलियम होती है, क्या पीसीटी का ल्यूमेन इतना होता है कि लंबी लंबी कॉलम लाइक सेल्स से काम चल जाएगा, वो ब्लॉक कर देंगे ल्यूमेन को। कॉल्यूमनर सेल्स हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, विलाए, उसमें भी ब्रश बॉर्डर होता है, और यही ब्रश बॉर्डर अगर पीसीटी में है तो थोड़ी लेंथ कम करो सेल्स की, क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, तो यहाँ कॉल्यूमनर नहीं बल्कि क्यूबॉइडल होना चाहिए था, कॉल्यूमनर होने की वजह से ये एक गलत स्टेटमेंट है। बाकी सब सही है इसमें कि सरफेस एरिया बढ़ाता है, ब्रश बॉर्डर्ड है, एवरीथिंग इज गुड, बट ये वर्ड ने इसको गलत स्टेटमेंट बना दिया। इसीलिए बच्चों डू रिमेंबर, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में एक एक शब्द को मोती की तरह पढ़ो, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड पे तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों फॉल्स हो गए, यहाँ पर दोनों फॉल्स हो गए, ये रहा ऑप्शन 2, बोथ आर फॉल्स। स्पेशल अलर्ट के साथ ऐसे क्वेश्चन करने हैं, कई बार यहाँ हम दोनों को फॉल्स कर दिया, पर जल्दीबाजी में हम कोई और ऑप्शन भी टिक कर देते हैं। ढंग से पढ़ लो, क्रॉस चेक कर लो, जो टिक किया है वही यहाँ पर टिक करा है कि नहीं, ओके। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, ये चीज़ें नहीं सीखोगे तो नीट 2025 भी नहीं निकलेगा तुमसे, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। जिस तरह के क्वेश्चन एनटीए पूछ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मैच द कॉलम है, स्टेटमेंट टाइप है, 100 में से 70 क्वेश्चन मैच द कॉलम प्लस स्टेटमेंट टाइप थे, तुम सोच लो, ठीक है। तो बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, कहाँ से आया है क्वेश्चन,
हाँ अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्या क्वेश्चन पूछा है, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम लोग कि भाई पहले हाइमन को एक इंडिकेटर माना जाता था, बट नाउ इट इज प्रूव्ड कि भाई हाइमन इज नॉट अ इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, क्योंकि इट कैन बी टॉर्न एनी टाइम। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है इट टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, तो यही तो गलत चीज़ है भाई। पहले ये सोचते थे कि फर्स्ट क्वाइटस पे टॉर्न होता है, बट नाउ वी नो कि हॉर्स राइडिंग या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज, कोई फॉल हो गया, एकदम से गिर गए, उसकी वजह से भी हाइमन रप्चर हो जाता है, तो ओनली लिखा है इसलिए गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 गलत है, फर्स्ट सही है। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन, फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, ठीक है। क्रॉस चेक जरूर करना है ऐसे क्वेश्चंस में। आगे बढ़े, ये देखो आ गया ब्रीदिंग से, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ब्रीदिंग से कहा था पढ़ जाना पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। हालांकि मैं मानती हूँ इसमें ना बहुत सारे बच्चों को कितना भी हम लॉजिकली समझाते नहीं याद रहता कि कौन सी कैपेसिटी को किससे मैच करना है, बट एक कैपेसिटी मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ ज़रूर से याद रखना, दैट इज़ वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि सबसे आसान है। वाइटल कैपेसिटी में तीनों वॉल्यूम को जोड़ना होता है, टीवी प्लस IRV प्लस ERV, बस रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता उसमें, है ना, क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स में पड़ा हुआ है। वाइटल मतलब जो फंक्शनल है, जो काम कर रहा है, जो अंदर बाहर आ जा रहा है। तो आप VC को, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें तीनों लिखे हैं, ERV प्लस TV प्लस IRV, ये रहा, तो इसको आप C को फर्स्ट से मैच कर दो। देखें लक काम कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। लो भाई, C का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन 1, ज़रूरत ही नहीं है बाकी सबको मैच करने की, बाकी करना चाहो तो कर लो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपको पता है टीवी में ERV को जोड़कर आती है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आपको पता है टीवी में IRV को जोड़ने से आती है, और ये थोड़ा कंफ्यूज करती है क्योंकि इसमें ERV और RV को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इजीली इनको मैच कर लेना, मैंने आपको फॉर्मूला बता दी, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट सेल डिवीजन से फिर से एक आसान क्वेश्चन आ गया, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली पूछा जाता है सेल डिवीजन से उसकी स्टेजेस पर, है ना। इसमें आपको अरेंज करना है G1 देन S फेज देन G2 फेज। इनमें से क्या पहले होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा या सेल, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर सेल डिवाइड होगी। तो ECA कहाँ है, ये रहा फोर्थ ऑप्शन, ECA-DB, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सेक्शन बी के क्वेश्चंस पर आते हैं। सेक्शन बी में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, कहाँ से आया है, सेल से, सेल डिवीजन नहीं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या था देखें, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, सब बच्चों को पता होगा, आई डोंट थिंक कोई बच्चा ऐसा है जिसे ये बात नहीं पता, तो भैया सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में बच्चे थोड़े उलझे भी, और हम कहेंगे कि यस यार ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था कि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। यहाँ तक तो हम पढ़ते हैं कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया में आउटर और इनर मेम्ब्रेन को कंपेयर करें, मैंने तुम्हें लास्ट रिवीजन सीरीज में कहा भी था बच्चों कि हमेशा आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल होगी और इनर मेम्ब्रेन कम परमिएबल होगी, ठीक है। पर इसने क्या कहा देखो, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल, किससे कंपेयर कर दिया इसका, एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से कंपेयर कर दिया इसको। ये कहते कि एज कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, तो तुम कहते कि ये सही है, ठीक है, या लिख देते कि मोर परमिएबल, तो हम कहते हैं गलत है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है बच्चों, ना कहीं एनसीईआरटी में ऐसा कुछ दिया है, ठीक है। तो उस बेसिस पे तो फिर ये स्टेटमेंट ही गलत मानना पड़ेगा हमें, ठीक है। हालांकि मैं कहूँगी कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क टाइप स्टेटमेंट था, क्योंकि हमें क्या पता क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या परमिएबिलिटी डिफरेंस है, ना हमें पढ़ना होता है इतना डिटेल लेवल पर, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप यहाँ पे फर्स्ट को करेक्ट और सेकंड को इनकरेक्ट मानेंगे, ठीक है, क्लियर। मतलब उलझाना भी है ना, इस बार मैंने देखा है जो क्वेश्चन है उनमें अगर कहीं उलझाना है तो बहुत अजीब तरह से उलझाया है, मतलब कोई लॉजिक नहीं है। उलझाने के लिए भी बच्चों को एक सेंसिबल चीज़ लिखी होनी चाहिए, ऐसी चीज़ मुझे कुछ क्वेश्चंस में नहीं मिली। वो हमने कल देखा था ना बॉटनी में, बायोटेक में वो जो क्वेश्चन था पीस ऑफ DNA वाला, उनमें भी अजीब अजीब से स्टेटमेंट्स दे रखे थे, ठीक है। खैर जो NTA की मर्जी, जो एग्जामिनर की मर्जी। ये देखो, ये मैं कह सकती हूँ बच्चों, थोड़ा सा NTA ने इस बार आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके क्वेश्चन पूछ लिया एक इवोल्यूशन से, हालांकि ये सेक्शन बी में था तो आप इसको छोड़कर आ सकते थे। आपके एनसीईआरटी में कहीं भी डायरेक्टली जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें लास्ट में 2 डायग्राम आते हैं, ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन में प्लांट्स का और एनिमल्स का, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको ये तो पढ़ाती हूँ कि बच्चों ये एरा पढ़ लेना,
जो सबसे पुराना एरा है वो प्रोटेरोजेरिक है, प्रोटो सबसे पुराना, ठीक है। प्रोटेरोजेरिक के बाद मीसोजोइक, पैलियोजोइक एरा हुए। सबसे रीसेंट एरा में हम पढ़ते हैं सीनोजोइक, जो हमारा एरा चल रहा है, ये तो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर किसी को इतना सा भी याद है तो वो इजीली करके आ गया होगा कि यार सीनोजोइक एरा तो मैमल्स का है, हमारा है, और जो सबसे पुराना एरा था प्रोटेरोजेरिक एरा, वो इनमें से होना चाहिए सबसे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। अब मीसोजोइक और पैलियोजोइक नहीं भी पता तुम्हें तो देखें जरा इसके बेसिस पे क्वेश्चन हो रहा है क्या। बी का फर्स्ट 3 ऑप्शन में था, सी का फोर्थ, इन तीनों में से एक ही ऑप्शन में था, तो बी का फर्स्ट और सी के फोर्थ के बेसिस पर हालांकि ये क्वेश्चन हो रहा है, बट ठीक है, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा तो आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके आपसे पूछ ही लिया, मतलब डायरेक्टली नहीं लिखा ऐसा एनसीईआरटी में कि कौन सा एरा किसका था। हालांकि जब हम तुम्हें डिटेल में चीज़ें पढ़ाते हैं तब हम तुम्हें कहते हैं कि यार जो मीसोजोइक एरा है ना, उसमें बर्ड्स और रेप्टाइल्स हुए, है ना, और जो पेलियोजोइक एरा था वो फिशेज एंड एम्फीबियंस का था, जिसके अब बहुत सारे फॉसिल्स हमारे पास हैं, ठीक है। बट अगेन आई एग्री कि इतना डिटेल में या इतना बार बार रिवाइज नहीं करते हम इस चीज़ को, बट थोड़ी सी अगर ये नॉलेज थी तुम्हें तो तुम कर सकते थे, वरना लीव द सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। एनटीए ने अगर थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी जाके चीज़ पूछ ली तो वो सेक्शन बी में डाली है उन्होंने, ये अच्छी बात है, ठीक है, वरना हंगामा मच जाता भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट इकोलॉजी का क्वेश्चन। ज़ूलॉजी में क्या कर रहा है भाई, चलो अब कुछ भी कर सकते हैं, तो डाल दिया। इकोलॉजी का क्वेश्चन आया है बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से, हाँ, गाउस कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल, है ना। अच्छा, इस बार बच्चों उस पर क्वेश्चन ही नहीं था एक भी, पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस पे, है ना। पॉपुलेशन इंट्रैक्शन पे हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं था। सरप्राइजिंग, मुझे एक और चीज़ इस बार सरप्राइजिंग लगी कि भाई एनटीए ने क्या किया, बॉटनी सेक्शन में दिए हैं इकोलॉजी के क्वेश्चन, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो सबसे छोटा चैप्टर है उससे 4 क्वेश्चन पूछ लिए इकोलॉजी में, जबकि उससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन उससे पूछ लिए, और पॉपुलेशन इंट्रैक्शन जो इतना इंपॉर्टेंट है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। इकोसिस्टम से भी था, 1 क्वेश्चन था शायद, 1 या 2 क्वेश्चन थे, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से गाउस के प्रिंसिपल पे पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि यार ये सही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, एग्जामिनर थोड़ा इस चीज़ को ध्यान में रखें, या जैसे भी होता है आई डोंट नो, तो अगर थोड़ा सा सही वेटेज वाला पेपर बनता है ना तो बच्चों को थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, बट अब ठीक है, व्हाटएवर। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, गाउस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, याद है तुम्हें क्या कहा था गाउस ने, कि जो भी सुपीरियर स्पीशीज़ है वो इन्फीरियर को एलिमिनेट कर देगी, कब, जब 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट करें, है ना। नीट के एस्पिरेंट से तो फाइट करेंगे, जेई के एस्पिरेंट से थोड़ी ना फाइट करेंगे। तो गाउस ने कहा कि 2 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, यहाँ तक तो ठीक थी बात, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कॉम्पीटिंग फॉर डिफरेंट रिसोर्सेज, है ना। कुछ बच्चों ने मुझे बोला मैम ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, डिफरेंट रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दिया, सिमिलर रिसोर्सेज के लिए दिया था ना उन्होंने प्रिंसिपल, डिफरेंट रिसोर्सेज तो कहा ही नहीं था उन्होंने अपने प्रिंसिपल में, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी सब सही है, दे कैन नॉट एग्जिस्ट इंडेफिनेटली, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बट ये वर्ड ने इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को गलत कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू गाउस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल ठीक है। दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग, बिल्कुल, जब रिसोर्सेज सेम हैं और लिमिटेड हैं तब ये चीज़ सही है कि इंफीरियर एलिमिनेट हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ऊपर वाला गलत है। तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगेन मैच द कॉलम, ये देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल्स से एपिथेलियल टिश्यू पे क्वेश्चन आ गया, एक अभी हमने देखा था मस्कुलर टिश्यू पे क्वेश्चन था, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू पे इस बार नहीं था, और फ्रॉग पे तो नहीं था, कॉकरोच पे 2 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए इस चैप्टर से, ठीक है। यूनिसेल्यूलर ग्लैंड कौन सी है बच्चों, गोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ए को 3rd से मैच करना है, कर दो भाई, ये रहा, ए को 3rd से मैच कर दो, ठीक है, वैसे ही मिल गया आंसर। बाकी यू नो कंपाउंड एपिथेलियम स्किन में होती है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, ग्लैंड्यूलर में सलाइवरी ग्लैंड्स कर दो, क्योंकि ये में इसमें एंडोक्राइन नहीं लिखा, यहाँ एंडोक्राइन भी लिखा है, तो पैनक्रियाज से कर दो, ठीक है। जनरल नॉलेज है, अगर किसी को ह्यूमन फिजियोलॉजी की नॉलेज है तो भी आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी में तो डायरेक्ट दिया ही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से, हाँ ये रहा, कॉकरोच का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों, है ना।
इसमें आपको पूछा है जो कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उससे क्वेश्चन बनाया है तो आसान सा ही क्वेश्चन। एलिमेंट्री कैनाल में आप गिजर्ड, गैस्ट्रिक सीका, जिसको हिपैटिक सीका भी कहते हैं, मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, क्रॉप सब पढ़ते हो। इंसेक्ट्स में और बर्ड्स में क्रॉप एंड गिजर्ड दो एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। क्रॉप किसके लिए होता है? फूड स्टोरेज के लिए। तो पूछा है स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, तो इसको क्रॉप से मैच कर दें क्या? ए को फोर्थ से मैच कर दें, दो ऑप्शन में दिया है, बी देख लेते हैं। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स, मैंने आपको बता रखा है हिपैटिक सी का 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स है, जबकि मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स 100 से 150 होते हैं। तो नंबर से भी आप कर सकते हो, 6 से 8 ये रहा, 100 से 150 ये रहा, है ना। तो ग्राइंडिंग के लिए जी फॉर ग्राइंडिंग, जी फॉर गिजर्ड, उसके लिए ये रहा। ओके, तो बी का यहाँ पर सेकंड है, बी का सेकंड ये रहा, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, ज़्यादा नहीं था, जिसको कॉकरोच की नॉलेज है वो इजीली कर सकता था, नहीं पढ़ रखा तो मैं ये आप छोड़ भी सकते थे, सेक्शन बी में था ये क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्सक्रीटरी से आया है। हाँ, ये एक्सक्रीटरी से स्ट्रक्चर ऑफ किडनी से क्वेश्चन आया था, यूजुअली नहीं आता है स्ट्रक्चर से, बट ये चीज़ आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो कि दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं किडनी में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटे वाले और जक्स्टा मेड्यूलरी लंबे वाले। तो वही इसमें पूछा आपसे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। जो लंबे नेफ्रॉन्स होते हैं जेएम नेफ्रॉन, उनके लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। जेएम नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन द कॉलम ऑफ बर्टनी। कॉलम ऑफ बर्टनी में कहाँ से आ गए भाई? किडनी के स्ट्रक्चर में आप पढ़ते हो ना कि अगर ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, ये मेड्यूलरी पिरामिड्स हैं, तो इनको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। जो नेफ्रॉन्स हैं वो तो इसमें होते हैं ना, तो ये तो गलत है। रीनल कॉर्पस्कल, एक अलग से स्ट्रक्चर दे रखा है मेल्फिजियन कॉर्पस्कल का, ऑफ जेएम नेफ्रॉन लाई इन द आउटर पोर्शन ऑफ द रीनल मेड्यूला। ये कह रहा है कि जो रीनल कॉर्पस्कल वाला पार्ट है ना, रीनल कॉर्पस्कल में पता है क्या आता है? एक तो बोमन्स कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस, एंड यू नो ये सब कॉर्टेक्स में होता है। उसके बाद शुरू होता है बच्चों मेड्यूला। मेड्यूला में फिर पीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, डीसीटी थोड़ा वापस ऊपर की तरफ चला जाता है। बल्कि नहीं रुको, मेड्यूला में नहीं होता पीसीटी भी, पीसीटी और डीसीटी भी कॉर्टेक्स में ही होते हैं। ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स में होता है, यहाँ तक होता है कॉर्टेक्स, ये रहता है लूप ऑफ हेनले मेड्यूला में। तो ये पूरा कॉर्टेक्स और ये रहा मेड्यूला। और तुम्हें ये कह रहा है कि जो रीनल कॉर्पस्कल वाला पार्ट है ये आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेड्यूला में होता है। तो ये गलत हुआ बच्चों, ये रीनल ऊपर की तरफ तो है लेकिन रीनल मेड्यूला में नहीं है, ये कॉर्टेक्स में है पूरा। ठीक है, लूप ऑफ हेनले यानी दिस वन ऑफ जेएम नेफ्रॉन रन डीप इनटू द मेड्यूला। बिल्कुल सही, डेफिनेशन ही ये है जेएम नेफ्रॉन्स की। एंड जेएम नेफ्रॉन आउट नंबर्स द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कह रहा है कि जेएम नेफ्रॉन आउट नंबर्स यानी इनका परसेंटेज ज़्यादा है, जबकि यू नो कॉर्टिकल नेफ्रॉन 80% है और जेएम नेफ्रॉन सिर्फ 20% ही हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हुआ गलत, तो करेक्ट स्टेटमेंट है थर्ड वन। अच्छा क्वेश्चन था, जिसने डिटेल में किडनी का स्ट्रक्चर कर रखा है वही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया होगा। ठीक है, क्लियर, अच्छी बात है। कुछ ऐसे क्वेश्चन पेपर में होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन है बच्चों, मिक्स क्वेश्चन है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस से। इसमें आपको मैच करना है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। क्या हमने ट्रिक याद कर रखी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड आरएमटी, पीएमटी की जगह आरएमटी। हाँ, थर्ड किसके लिए कोड करता है? टीआरएनए के लिए। थर्ड किसको ट्रांसक्रिप्ट करता है? टीआरएनए को। ये रहा टीआरएनए। ए का फोर्थ, ए की ऑप्शन में है अगेन, तो ऑप्शन 4। ठीक है, वैसे टर्मिनेशन कौन कराता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस का? प्रोकैरियोट्स में रो फैक्टर दे रखा है। स्प्लाइसिंग कौन करवाता है बच्चों? स्प्लाइसियोसोम। और स्प्लाइसियोसोम खुद किसका बना होता है? एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन्स का। ये रहा टाटा बॉक्स, ये कहीं नहीं है एनसीईआरटी में, टाटा बॉक्स कहीं नहीं है, लेकिन यू नो टाटा बॉक्स हम पढ़ते हैं जब हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि जो प्रमोटर है जहाँ से शुरू होता है ट्रांसक्रिप्शन, वो ऐसी सीक्वेंस होती है जहाँ टीए बेस ज़्यादा हो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तोड़ना आसान होता है। तो टाटा बॉक्स इंडिकेट द प्रमोटर। मतलब मैं कहूँगी येस, इस बार क्वेश्चन पेपर में बॉटनी सेक्शन में तो नहीं था, बट जोलॉजी सेक्शन में हम देखें तो आउट ऑफ एनसीईआरटी टर्म्स में एक तो एसएलई आ गया डिसऑर्डर्स में, एक अभी इवोल्यूशन में वो एरा वाला क्वेश्चन आ गया, और एक ही टाटा बॉक्स आ गया। हालांकि इनकी वजह से क्वेश्चन कहीं अटक नहीं रहा, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले से इजीली सॉल्व हो रहा है, बट यस टर्म वाइज कुछ एडिशनल चीज़ें थी, बट वो ऐसी चीज़ें थी जो जनरली टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, साथ में उसके बिना कॉन्सेप्ट अधूरा रहता है। ठीक है, क्लियर, सिर्फ जोलॉजी सेक्शन में ऐसा है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट आते हैं टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ब्रेन से, न्यूरल से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। क्या पूछा है देखिए, जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, सेरिब्रम के दो पार्ट्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नोन एज कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, कॉर्पस कैलोसम पढ़ा है हमने। ब्रेन स्टेम आ गया, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट मेड्यूला, पॉन्स एंड सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन स्टेम में आएगा क्या? ब्रेन स्टेम में पॉन्स, मेड्यूला और मिड ब्रेन आता है, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अच्छा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आया, चलो अच्छी बात है भाई, इस तरह के क्वेश्चंस भी आने चाहिए। इसमें कुछ गलती भी की है क्या कुछ बच्चों ने? पहले यहीं पर भर लो, ऐसे क्वेश्चन में ना आप सीधा सीधा मैच मत किया करो, एक बार भर लिया करो यहाँ पर चॉइस, क्योंकि देखो ए यहाँ लिखा है, बी सी डी, तो कई बार गलती हो जाती है। GnRH किसको स्टिमुलेट करता है? LH, मतलब सॉरी, जो जी हाँ GnRH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, पिट्यूटरी से आता है LH और FSH। ठीक है, मेल की बात हो रही है, तो मेल में LH एक्ट करता है लीडिक सेल्स पर और FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पर, जिससे कुछ फैक्टर सिक्रीट होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है क्या? एंड्रोजन स्पर्मेटिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, आपको ABCD बताना है। कई बार आप डायरेक्ट बताओगे ना तो आप सोचोगे सबसे पहले लीडिक सेल्स को ICSH, लीडिक सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कर देना कि यार A क्या है B क्या है। A FSH ये रहा, दो ऑप्शंस में है, B लीडिक सेल्स तो ये रहा। अब जल्दीबाजी में ऐसे नहीं FSH के साथ सर्टोली सेल और थर्ड करके आ गई, गलत हो जाएगा। B पर लीडिक सेल्स हैं, C पर सर्टोली सेल्स हैं और D पर स्पर्मियोजेनेसिस है। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये स्पर्मियोजेनेसिस वाले पार्ट को ही कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, चार्ट वाले क्वेश्चन में जब इस तरह से चीजें दी हो, पहले वहां पर लिखो, फिर उससे एग्जैक्ट ऑप्शन चूज करो। लो भाई, यही मैं ढूंढ रही थी, जेनेटिक्स से इस तरह का क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक क्वेश्चन कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप ये है, मदर का ये है, तो बच्चों का क्या होगा? देखें इस बार क्या पूछा। द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B पॉजिटिव, मदर का A पॉजिटिव और बेबी का, चाइल्ड का O पॉजिटिव। तो ये तो सबको पता है, O पॉजिटिव सिर्फ इस कंडीशन में होता है, स्मॉल आई। और अगर चाइल्ड में स्मॉल आई देना है तुम्हें, तो डेफिनेटली एक एलील फादर में, एक एलील मदर में होगा। फादर का B पॉजिटिव है तो ये होगा क्या, और मदर का A पॉजिटिव है तो ये लगा दूं। अब देख लो तुम, मतलब ये B और A का मतलब जीन जो है, अगर मैं एलील लिखूं तो यहाँ IB लिखूंगी, यहाँ पर IA लिखूंगी, बन जाएगा आराम से। तो तुमसे पूछा है रिस्पेक्टिव जीनोटाइप, फादर का क्या है IBI ये रहा, मदर का क्या है IAI और चाइल्ड का क्या है II। ठीक है, और कोई ऑप्शन फिट बैठ रहा है क्या? यहाँ पर II है बट ये BBAA होता तो II बनता ही नहीं। ठीक है, तो सिर्फ A ही यहाँ पर करेक्ट चॉइस है, ऑप्शन 1 ओनली। ऐसा नहीं आप सबको करने बैठ गए, क्यों करना है सबको? जब चाइल्ड का O पॉजिटिव है तो ये चाइल्ड के हो ही नहीं सकते, ब्लड ग्रुप पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एक ही कंडीशन पॉसिबल है यहाँ पर जो हमने बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन मैरो। ये देखो, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से मैंने कहा ना तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो बोन मैरो पे भी एक क्वेश्चन आ गया जो आप इम्यूनिटी में पढ़ते हो। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, लकीली हमने उस सीरीज में रिवाइज किया था। बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। क्या सही है क्या? बोन मैरो में सारी ब्लड सेल्स बनती हैं और लिम्फोसाइट्स भी बनती हैं, इसलिए ये मेन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। ठीक, बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ T लिम्फोसाइट। हो सकता है इस स्टेटमेंट में कुछ बच्चे उलझे हों, क्योंकि यूजुअली हम पढ़ते हैं कि T लिम्फोसाइट्स के मैचुरेशन के लिए विच इज रिस्पॉन्सिबल, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, बट अगर आप NCERT में इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ोगे बच्चों, तो उसमें लिखा है कि T लिम्फोसाइट्स, क्योंकि यहाँ पर मैचुरेशन के साथ साथ डेवलपमेंट की भी बात हो रही है ना, यू नो ना, कि चाहे B लिम्फोसाइट हो या T लिम्फोसाइट हो, दोनों का प्रोडक्शन तो बोन मैरो में ही होता है, उसके बाद T लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग के लिए थाइमस ग्लैंड में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो मैचुरेशन तो नो डाउट सिर्फ थाइमस में होता है, बट जो डेवलपमेंट हुआ है, जो वो बनी है, वो तो बोन मैरो में भी बनी है। तो NCERT में बोथ लिखा है कि दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं T लिम्फोसाइट्स को माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। तो दिस इज करेक्ट वन। सो यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों का जरूर गलत हुआ होगा जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, आगे बढ़ें। इस तरह के डाउटफुल क्वेश्चंस अगर सेक्शन बी में हो तो प्लीज़ उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाओ। अब बात अलग है कि छोड़ते छोड़ते 7-8 क्वेश्चन हो गए तो फिर कोई ना कोई तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट,
रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन बायोमोलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल से भी बॉटनी जोलॉजी में मिलाकर 4 से 5 क्वेश्चन थे इस बार, ठीक है, पर हाँ सारे जो पूछे जाते हैं वही चीजें थी। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सिक्वेंशियल स्टेप, आपको बताना है एंजाइम कैसे कैसे एक्ट करते हैं, दे रखा है एनसीईआरटी में। तो देखो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स तो बाद में बनेगा, पहले तो हाँ ये रहा, पहले सबस्ट्रेट बाइंड होगा एक्टिव साइट से, सबसे पहले ये होगा, फिर जैसे ही वो बाइंड होगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर क्या होना चाहिए, फिर केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट टूट जाने चाहिए और प्रोडक्ट बन के रिलीज हो जाना चाहिए, और जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हुआ फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर क्या सही बैठ रहा है बच्चों, ई देन ए देन डी, ई ए डी कहाँ है, ये रहा ई ए डी फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, ई ए डी के बाद सी और बी दे रखा है, परफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो ईसीजी पर क्वेश्चन हमने रिवाइज किया था, आराम से कर दिया होगा आप लोगों ने। पी वेव किसको बताती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को, ए को थर्ड से मैच करना है, एक ही ऑप्शन में है भाई, लॉटरी क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन है ना, तो क्यों, बाकी वैसे ही जस्ट बता रही हूँ तुम्हें। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, मैंने तुम्हें कहा था टी वेव में हम गलती कर देते हैं, टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल को बताती है, बट वो क्या है, वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन है। टीपी गैप इन्होंने नया पूछ लिया, हालांकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं। टीपी गैप जो है वो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, मतलब टीपी वेव का मतलब कि जब हम ईसीजी बनाते हैं पी वेव होती है, एक मिनट, ये पी वेव होती है, ठीक है, फिर ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है, फिर ये टी वेव होती है। अब नेक्स्ट पी वेव थोड़ी देर बाद आएगी ना, तो इसको बोलेंगे टीपी गैप। क्या बोलेंगे इसको, दिख रहा है आपको, टीपी गैप, जो नेक्स्ट ईसीजी स्टार्ट होगी। तो इसका मतलब एक सिस्टोल खत्म हुआ, नेक्स्ट सिस्टोल शुरू होगा, तो दो सिस्टोल्स के बीच में कार्डियक मसल्स ने हल्का सा रेस्ट लिया है, तो हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, ठीक है, जब जॉइंट डायस्टॉल चल रहा है ना, वो वाली स्टेज है ये, ओके। तो टीपी गैप मैचेस विद फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन था, हार्मोन से एक डिसऑर्डर का क्वेश्चन जरूर आता है। यहाँ पर कौन से डिसऑर्डर्स पूछे गए देखें, गॉइटर किया था हमने रिवीजन, एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर, मैंने आपको कहा था थायराइड जरूर से अच्छे से पढ़ जाना, एक्सो यानी बाहर आना, ऑप्थैलेमिक यानी आईबॉल, आईबॉल थोड़ी बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाती है क्योंकि थायराइड सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड प्रोट्रूडिंग आईबॉल, ए का थर्ड दो ऑप्शंस में है, तो बी और बी तो सेम ही है, तो बी को मत देखो, पहले सी को देख लो। कुशिंग सिंड्रोम याद है क्या, नहीं याद है मान लो। क्रेटिनिज्म पता है क्या, क्रेटिनिज्म तो सबको पता होगा, स्टंटेड ग्रोथ, ये रहा स्टंटेड ग्रोथ कहाँ गया, स्टंटेड, ये रहा स्टंटेड ग्रोथ, डी का सेकंड। क्यों होता है, प्रेगनेंसी में जब थायराइड हार्मोन अगर कम होगा तो जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, बॉर्न होगा तो उसकी ग्रोथ कम रह जाएगी, उसी को स्टंटेड ग्रोथ क्रेटिनिज्म कहते हैं। तो डी को सेकंड से मैच करना है, इस वाले ऑप्शन में ही है, तो फोर्थ इज द करेक्ट वन। बाकी यू नो कुशिंग सिंड्रोम जो है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कॉर्टिसोल की वजह से, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। आपके हालांकि एनसीईआरटी में ना वो दे रखा है, एडिसंस दे रखा है। एडिसंस डिजीज क्यों होती है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टिकल हार्मोन्स हैं उनके हाइपोसिक्रीशन से होता है। यहाँ उनके हाइपर सिक्रीशन का डिसऑर्डर पूछ लिया आपसे, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम। तो यस आई कैन एनालाइज दिस कि इस बार एनसीईआरटी से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बाहर से पूछी गई हैं बच्चों जोलॉजी सेक्शन में, बट हाँ वो ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे ऑप्शंस अगर आते हैं, हमें एनसीईआरटी पे हमारी कमांड अच्छी है तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, दैट इज़ अ गुड थिंग, ओके। अदरवाइज तो फिर दिक्कत आ जाती है। 4-5 टर्म्स हमें ऐसी मिल गई हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है और एनटीए ने क्वेश्चन पेपर में डाल दी है। अभी क्या इंडिकेट कर रहा है वो एनालाइज करेंगे, बट फिर भी मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी वाली चीज़ें ही पढ़ें, क्योंकि कहीं भी हम जिस बच्चे की एनसीईआरटी पे अच्छी कमांड है वो कहीं भी इन क्वेश्चंस में अटका नहीं, ठीक है। तो कुशिंग सिंड्रोम इससे मैच हो ही गया सी से, और एक्रोमेगाली सबको पता है ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन से होती है, ठीक है, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं बच्चों, एनिमल किंगडम से एक नॉन कॉर्डेट्स पे दे दिया भाई क्वेश्चन। क्या बोला है तुमसे, स्टेटमेंट्स दिए हैं नॉन कॉर्डेट्स के लिए, ओके। तुम्हें क्या बताना है, द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स। ये तो लिखा ही नहीं कि करेक्ट निकालने कि इनकरेक्ट निकालने, आई थिंक करेक्ट ही निकालने होंगे, ठीक है, या तो इसमें कुछ मिसिंग है क्वेश्चन में, देखें जरा कौन कौन से हैं। फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, क्या, अच्छा करेक्ट इनकरेक्ट की जरूरत ही नहीं है ना, ये कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट नॉन कॉर्डेट्स के लिए हैं, तो नॉन कॉर्डेट्स के लिए क्या सही है वही बताना है। बट ऑब्वियस फेरिंग्स गिल स्लिट्स होते हैं क्या नॉन कॉर्डेट्स में, कभी नहीं होते।
नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है क्या? बिल्कुल, उनका नाम ही इसलिए है नॉन कॉर्डेड। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ है? पीछे। स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल है, तो नॉन कॉर्डेट्स का कहाँ होगा? वेंट्रल। तो ये गलत, ये भी हमने लास्ट में रिवाइज किया था, है ना, हो गया होगा तुम्हारा क्वेश्चन, तो ये गलत हो गया। हार्ट इज डॉर्सल, मैंने स्पेशली आपको डिफरेंस रिवाइज करवाए थे कि हमारा हार्ट सामने है, वेंट्रल है, तो नॉन कॉर्डेट्स का पीछे होगा, डॉर्सल ही होगा। और एंड पोस्ट एनल टेल तो हमारे में मतलब कॉर्डेट्स में होती है, तो यहाँ पर मतलब यहाँ ये कह रहा है कि पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, तो सही बात है ना। तो ये कह रहा है इनमें से कौन कौन से फीचर्स नॉन कॉर्डेट्स के लिए एक बार मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट एंड पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ठीक है भाई, बी, डी एंड ई ये रहा सही ऑप्शन। ठीक है, हल्का सा भी डाउट हो तुम्हें किसी क्वेश्चन में, यार कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो एक बार दोबारा पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है उसमें। ओके, बट जितना हो सके क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट करना है। यहाँ तो हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा क्वेश्चन पेपर का, सो मैंने आपको एक एक चीज़ धीरे धीरे समझाई। बट डू रिमेंबर, जब भी आप घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी मैंने आपको कराई वैसे करेंगे, पर जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टाइम लिमिट सेट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तब आपको कोई ज़रूरी नहीं है एंड तक हर ऑप्शन पे जाओ। अगर फर्स्ट ऑप्शन से क्वेश्चन बन रहा है, आगे बढ़ो, देयर इज़ नो टाइम। आप अननेसेसरी एक क्वेश्चन पे रुकोगे, अपना टाइम ज़्यादा दोगे, तो बच्चों आपको टाइम की कमी पड़ जाएगी। ठीक है, OMR शीट भी भरनी होती है आपको, तो जितना हो सके अपना टाइम सेव करें। थोड़ा क्वेश्चंस को, अगर आप चाहते हैं कि मैम इस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब हम इस तरह से क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, हमें कॉन्फिडेंस हो कि यार ये इसका सही है तो बस सही है, तो बच्चों इट रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ नॉलेज। वो आपको मिलेगी जब आप पूरे साल डिसिप्लिन से लेक्चर्स देखेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, डाउट्स स्पेशली अपने टीचर्स से पूछेंगे। प्रेजेंट ऑनलाइन सिस्टम में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो बैच ज्वाइन तो कर लेते हैं बट अपने टीचर्स से इंटरेक्ट नहीं करते, इस चक्कर में बैकलॉग हो जाता है, डेविएट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और लास्ट में लगता है पूरे साल हमने क्या किया। तो प्लीज़ टीचर्स आपके इस समय सबसे बड़े मेंटोर्स हैं, सबसे बड़े गाइड हैं, आप उनके कांटेक्ट में रहो। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है ना, बेझिझक आप उनसे डिस्कस करो। मुझसे तो मेरे बच्चे सारे डिस्कस करते हैं बच्चों। ठीक है, अगर हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे बैच एनरोल करना चाहते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट ड्रॉपर बैच है वो 16 मई से स्टार्ट हो रहा है, अविरल 2 के नाम से। ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है, हमारा ऑफलाइन सेंटर जयपुर में है, गोपालपुरा पे, वो भी स्टार्ट हो रहा है। जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी का पूरा क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस कर लिया है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सॉल्यूशंस भी आपको चैनल पर मिल गए हैं। ओके, अब आप और भी बहुत जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेपर का एनालिसिस है, ये सब हम चैनल पर अपडेट करते रहेंगे, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। ओके, गुड बाय।